हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाली एक गरीब औरत अलका की है, जिसके पति का नाम हरिया था। शादी के 1 साल बाद इस गरीब परिवार में एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। यह सुनकर हरिया दुखी हो गया और बोला, बेटा पैदा होता तो कम से कम काम में हाथ तो बटाता। वक्त का पहिया पूरा घूम गया। हरिया ने अपनी बेटी सुषमा को पाला जरूर, तो ना ही स्कूल की फीस टाइम से जमा करता था और ना ही कॉपी किताबें पर ध्यान देता था। अक्सर दारू पीकर घर में कोहराम मचाता था। अलका बहुत अच्छी व बहुत भोली भाली थी। वो अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से रखती थी। वह पति से छुपा छुपा कर बेटी की फीस जमा करती थी और कॉपी किताबों का खर्चा देती थी। अपना पेट काट कर फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर लेती थी, मगर बेटी का पूरा ख्याल रखती थी। पति अक्सर घर से कई दिनों के लिए गायब हो जाता था। जितना कमाता था दारू में ही फूंक देता था। माँ, दीवार पे फोटो जो टंगा हुआ है वह किसका है? बेटी, ये तेरे नाना नानी है और ये जो छोटी लड़की है ये मैं हूँ और ये जो छोटा बच्चा है वह मेरा भाई है। माँ, तो मेरे नाना नानी कहाँ है और मेरे मामा जी कहाँ है? बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है, कभी समय आएगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। ठीक है माँ। एक दिन की बात है, हरिया शराब पीकर घर आ रहा था तो सड़क के किनारे नाले में गिर गया। उस नाले में बहुत ज्यादा पानी था, जिसमें वह डूबकर मर गया। अलका को जैसे ही पता चला, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी तरह वह अपने पति का अंतिम संस्कार की। धीरे धीरे अलका की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसके घर में खाने का एक दाना ना बचा। और वही भूख से व्याकुल सुषमा अपनी माँ से कहने लगी, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है, कुछ खाने को दो ना। मत रो मेरे बच्चे, मत रो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने के लेकर आती हूँ। उसके बाद अलका किचन में जाती है और फिर सारे बर्तनों को देखती है तो अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। अलका वहीं पर अपना सर पकड़कर रोने लगती है और कहती है, हे प्रभु, हम गरीबों की आप कितनी परीक्षा लेंगे, कुछ तो मदद कीजिए प्रभु। मेरी बेटियां सुबह से भूख से व्याकुल है, घर में खाने का एक दाना भी नहीं है प्रभु, कुछ तो मदद करो। कहाँ हो आप प्रभु, कभी हम गरीबों की भी सुन लिया करो। अलका अपने आंसू पूंछती है और अपनी बेटी के पास आती है। तभी दरवाजे पर मकान मालिक आता है और कहता है, देखो अलका, 3 महीने से आपने कुछ भी किराया नहीं दिया है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम किराया दे पाओगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये घर खाली कर दो। भैया, कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। हम कहाँ जाएंगे इतने बड़े शहर में, किसके सहारे रहेंगे? प्लीज भैया, थोड़ा सा रहम कीजिए इस गरीब औरत पर। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी या कहाँ रहोगी। अगर तुम किराया दे सकती है तो ठीक है, अगर नहीं दे सकती तो रूम खाली कर दो। और हाँ, ये 3 महीने के किराए के बदले अपना मंगलसूत्र देती जाओ। अगर आज शाम तक पैसा दे सकती है तो ठीक है, नहीं तो अपना मंगलसूत्र दे के घर खाली करके जा सकती हो। प्लीज भाई साहब, 1 महीने का और मौका दे दीजिए। और हाँ, अब मैं इस पर कोई बात नहीं सुनना चाहता। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? उसके बाद रोते हुए अलका अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाती है और चलते चलते शाम हो जाती है तो उसे एक ढाबा दिखाई देता है। तो वहाँ पहुंचकर ढाबे वाले से कहती है, बाबूजी, मेरी बेटियां सुबह से कुछ खाई नहीं है, हम पर रहम कीजिए, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। और भैया, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे अपनी बेटी का पेट भरना है, कृपया मुझे अपनी दुकान में नौकरी दे दे। बहना, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, तुम कहीं और पर काम ढूंढ लो। भैया, मैं आपकी दुकान में कुछ भी कर लूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मुझे और मेरी बेटी को खाने को दे देना। अच्छा ठीक है, वैसे तुम यहाँ पर इस शहर में क्या कर रही हो? सुषमा के पिता के गुजर जाने के बाद मकान मालिक ने मुझे और मेरी बेटी को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसी वजह से सुबह से मैं धक्के खा रही हूँ, पर कोई काम नहीं मिल रहा और मेरी बच्ची भूख से व्याकुल है। आप कुछ काम दे देंगे और रहने के लिए छत दे देंगे तो हम कहीं भी नीचे लेटकर गुजारा कर लेंगे। ठीक है बहना, तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, तुम्हें रहने के लिए ठिकाना अपना ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद अलका इस ढाबे वाले के यहाँ रोजाना सारा बर्तन साफ करती थी
और उसी ढाबे के सामने रोड के किनारे पेड़ के नीचे माँ बेटी सोती थी। ढाबे वाले से ये सब नहीं देखा गया। उसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आलोक से बात की और अलका को उसकी बेटी सुषमा को आलोक के घर में काम पर लगवा दिया। आलोक के घर में उसकी बीवी रचना और बेटी भावना रहती थी। अलका, तुम्हें यहाँ मन लगा के काम करना है और याद रखना तेरी बेटी मेरी बेटी भावना से दूर रहे। अगर तेरी बेटी की वजह से मेरी बेटी बीमार हुई तो मैं तुझे तभी काम से निकाल दूंगी। जी मैडम, ध्यान रहेगा। अलका ने घर में काम शुरू कर दिया। अलका रचना के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी, सभी बर्तन साफ करती थी और फिर दोनों समय खाना बनाती थी। अलका को रहने के लिए रचना ने सर्वेंट रूम दे दिया था। उसी में वह और अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन अलका जब किचन में काम कर रही थी तो रचना ने आवाज दी, अलका, अरे ओ अलका, जल्दी बाहर आओ। अभी आई मैडम। उसके बाद अलका बाहर आई तो देखा कि सुषमा के हाथों में भावना की ड्रेस है जिसे वह उल्ट पुल्ट करके देख रही थी। सुषमा, तुझे तेरी माँ ने समझाया नहीं कि मेरी बेटी और उसके सामान से दूर रहना है? मैडम जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखो, आगे से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के किसी सामान को नहीं छुएगी। ठीक है मालकिन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर शाम को अलका अपनी बेटी सुषमा को समझाती है, बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं, किसी तरह हमारा गुजारा हो रहा है। बेटा तुम मालकिन की बेटी का कोई सामान मत छुआ करो और हाँ, उसके पास भी मत जाया करो। अगर वह बुरा मान जाएंगी तो निकाल देंगी हमें घर से, फिर हम कहाँ जाएंगे? प्लीज बेटा समझा करो आप। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। मेरी प्यारी बच्ची। अलका अपनी बेटी सुषमा को गले लगा लेती है और फिर अपनी गरीबी पर खूब रोती है और मन में कहती है, मैं कैसी माँ हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक ढंग के कपड़े भी नहीं खरीद सकती। एक दिन रचना अलका को लेकर बाजार जाती है। घर पर सुषमा और भावना अकेले रह जाते हैं। अचानक भावना को चक्कर आने लगते हैं, वह जमीन पर गिर जाती है। सुषमा यह देखकर उसके पास भाग कर जाती है। उसे बेहोश देखकर वह पानी लाती है और उसके चेहरे पर छींटे मारती है। वह उसके हाथ मलने लगती है परंतु वह भावना नहीं उठती है। सुषमा बाहर भाग कर जाती है और पड़ोस के अंकल के पास जाती है और कहती है, अंकल जी चलिए ना, देखिए ना, भावना दीदी को कुछ हो गया है, वह उठ नहीं रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है, चलिए ना प्लीज अंकल, चलिए ना। उसके बाद वह आदमी सुषमा के साथ आता है और फिर भावना को देखता है। उस आदमी ने भावना के पापा को कॉल किया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने भावना को इंजेक्शन दिया। तब तक अलका, आलोक और रचना भी आ चुके थे। अचानक शरीर में पानी की कमी होने से बीपी लो हो गया था। अगर मुझे टाइम पर नहीं बुलाया गया होता तो कुछ भी हो सकता था। इसका श्रेय इस बच्ची को जाता है। अगर मुझे नहीं बताती तो मैं डॉक्टर साहब को नहीं बुला पाता। रचना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे सुषमा से हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो अलका। अलका बहन, मैं पैसों के नशे में भूल गई कि गरीब लोग भी इंसान ही होते हैं। मालकिन जी, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा न करें। उसके बाद भावना और सुषमा आपस में रोजाना खेलने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बरसात का मौसम आ गया था। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। आलोक रचना से कहता है, यार पता नहीं ये बारिश क्यों होती है। ये बारिश नहीं, मेरी दुश्मन है ये बारिश। आपको इस बारिश से इतनी नफरत क्यों है? जब भी बारिश आती है तो आप इस बारिश से नफरत करने लगते हैं और मैं बार बार पूछती हूँ कि आप इस बारिश से इतना नफरत क्यों करते हो तो आप बताते ही नहीं। आज आपको बताना ही होगा कि आप इस बारिश से इतना नफरत क्यों करते हैं। तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं राज की बात बता ही देता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मेरी एक बहन थी जिसका नाम गुड्डी था। मेरी माँ हम दोनों को बहुत प्यार करती थी। एक बार की बात है, हम चारों लोग हरिद्वार घूमने गए थे और बारिश बहुत जोर जोर से हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश बाढ़ की रूप ले ली। मैं और गुड्डी घर के अंदर फोटो एल्बम देख रहे थे। तभी मेरे मन में एक शरारत सूझी और मैंने एक ग्रुप फोटो जिसमें मैं, मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा, वो फोटो निकालकर मैंने बाहर सड़क की तरफ उछाल दिया, जिसके पीछे मेरी बड़ी बहन दौड़ी और फोटो जाकर उठा लिया। अचानक पानी की बहुत तेज धार आई जिसमें मेरी बहन उसी में बह गई। मेरी मम्मी पापा और मैंने बहुत ढूंढा, न्यूज़पेपर में भी इश्तेहार दिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए जब भी ये बारिश होती है मुझे इससे नफरत हो जाती है। इसी बारिश के चलते मेरी प्यारी बहन हमेशा के लिए बिछड़ गई थी।
पता नहीं वो किस हाल में होगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया। रक्षाबंधन का दिन नजदीक आ रहा था तो आलोक ने रचना से कहा, रचना, मैं चाहता हूँ कि इस बार राखी मैं अलका बहन से बंधवाऊं। यह तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने आपको एक बहन का प्यार भी मिल जाएगा और एक गरीब दुखियारी का भला भी हो जाएगा। उसके बाद आलोक और रचना अलका के रूम में जाते हैं। अंदर घुसते ही सामने दीवार पर एक फोटो लगी होती है जिसे देखकर आलोक चौंक जाता है। ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? मालिक, ये फोटो मेरे माता पिता और मेरे भाई और मेरी है। हाँ मेरी बहन गुड्डी, मैं तुम्हारा भाई सोनू हूँ। मेरे चलते तुम हम सबसे बिछड़ गई थी और बाढ़ में तुम बह गई थी। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मेरे चलते ही तुमने इतना कष्ट उठाया है। इतना सुनते ही अलका और रचना चौंक जाते हैं। भैया, मेरे भाई। इसके बाद आलोक और अलका गले लग के मिल जाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। फिर अलका एक बॉक्स उठाकर लाती है और कहती है, यह देखो भाई, मैंने तुम्हारे लिए हर साल एक राखी खरीद कर रखती थी कि कभी तो मेरा भाई मिलेगा और मैं उसको राखी बांध दूंगी। उसके बाद अलका आलोक के हाथ पर राखी बांधती है और फिर खुशी खुशी सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।